हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं भुवनेश कुमार सेंगर, आपका फिजिक्स एजुकेटर। और हम अपना आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने अपने लास्ट टॉपिक में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण की गणना की थी। आज हम वहीं से अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एनसीईआरटी के अनुसार ये आपके पहले ही चैप्टर में है, गॉस प्रमेय दे दी गई है, परंतु कुछ प्राइवेट बुक हैं उसमें गॉस की प्रमेय है, गॉस थ्योरम अलग चैप्टर के नाम से है, फ्लेक्स तथा गॉस थ्योरम। पर एनसीईआरटी में है, एक ही चैप्टर में ये है। तो हम एनसीईआरटी के अनुदेश पढ़ेंगे। तो हमारा भी नया जो चैप्टर है एनसीईआरटी के अनुसार वो आगे लागू नहीं हुआ, इस कारण इसी में ही हम गॉस प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक, और इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके हम न्यूमेरिकल आपको प्रदान करेंगे। ठीक, तो हम अपना शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करें तो आपने अब तक जो क्षेत्रफल पढ़ा है वो एक अदिश राशि पढ़ा है, परंतु यहां हम क्षेत्रफल को एक सदिश राशि के रूप में पढ़ेंगे। तो आप कहोगे कि भैया क्षेत्रफल एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी होगी। अरे साधारण सी बात है, कि सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। और हमने क्षेत्रफल को आज तक हमने अदिश राशि ही पढ़ते आए हैं। तो आप कहोगे कि भैया क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, सदिश है तो दिशा होगी। तो देखो दिशा, देखो बच्चा, मान लो ये मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड है तो ये सरफेस है, एक ये क्षेत्र है, क्षेत्रफल है इसका। अगर मैं इसकी दिशा की बात करूं तो इसके लंबवत बाहर की ओर होगी, किसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। जैसे ये मार्कर रखा हुआ है, देखना बेटा दिशा क्या होगी। इस बोर्ड की जो सरफेस है, इस बोर्ड का क्षेत्रफल है, इसकी दिशा क्या होगी, इसके जो पृष्ठ है उसके लंबवत बाहर की ओर, एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश के बारे में इतना ही जान लो कि जो क्षेत्रफल है यहां एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। ठीक, एरिया वेक्टर अर्थात वेक्टर ए। ठीक, तो कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान में, देखो भौतिक विज्ञान में क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माना गया है। क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माना गया है जिसकी दिशा उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। इस प्रकार जैसे बेटा मार्कर रखा हुआ है। ठीक, तो आप ये बात समझ गए होंगे और आपने लिख भी लिया होगा, तो इसमें मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो कोण की बात करते हैं। तो कोण तो सबने पढ़े हैं, कोण तो सबने पढ़े हैं। जो गणित के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो महारत हासिल कर ली होगी इनमें। तो देखो कोण हमारा होता था, कोण अर्थात थीटा कहूं, हमारा होता था चाप बट्टे त्रिज्या। तो ये तो बेटा 2D में था। 2D अर्थात जब कह सकते हैं एक वृत्त के रूप में था, वृत्त के रूप में। ठीक है, मान लेता हूं ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र O है, और ये यहां से लेकर इसकी परिधि तक की दूरी, जो परिधि है ये घेरा है जो बाहर का, अब ये परिधि तक की दूरी है वो त्रिज्या है R। ठीक है, R क्या है बेटा, त्रिज्या है। और मान लो ये यहां से ए पॉइंट पे है और ये त्रिज्या कहां पहुंच गई, बी पॉइंट पर पहुंच गई। मान लो ये, तो त्रिज्या तो समान ही रहेगी, चाहे यहां खींचो वहां खींचो, हर जगह समान ही रहेगी। तो देखो यहां पहुंच गई
अब मान लो ये बी पॉइंट है, तो जो ये बीच का एरिया है ए से लेकर बी तक का जितना एरिया है इसे कहते थे बेटा हम चाप। चाप इंग्लिश में होता है आर्क, आर्क, और रेडियस कहते हैं त्रिज्या को। तो बेटा ए से लेकर बी तक का जो एरिया घेरा है इसे ही कहते थे हम चाप। और संपूर्ण कोण की बात करें तो संपूर्ण कोण की बात करते थे तो संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। और इसका देखो मात्रक क्या होता था, कोण का मात्रक होता था रेडियन। क्या होता था? रेडियन। ठीक है, क्या होता था? रेडियन। मात्रक, किसका? मात्रक, यहां लिख दूं मात्रक, मात्रक रेडियन। ठीक बच्चा। और अगर मान लो ये जो त्रिज्या है वो ए से चली और लौटकर पूरा चक्कर लगाकर ए पर आ गई, तो चाप कितनी हो गई? त्रिज्या इसकी परिधि के बराबर हो गई, क्योंकि इसने यहां से चलना शुरू किया और लौटकर यहीं आ गया, तो एक परिधि के बराबर दूरी इसने तय कर ली। तो चाप हमारी दूरी जो उसकी परिधि है परिधि के बराबर हो गई, तो संपूर्ण कोण हो गए बन गया। तो संपूर्ण कोण थीटा 360 का होता था। तो 360 क्या था? संपूर्ण। या कैसे बात करें कि जो चाप है वो चाप पूरे चक्कर लगाने कितने पूरा चक्कर लगा दिया, ए से गई और ए पर ही लौटकर आ गई, तो इसका मतलब है कि कोण बन गया। वो जो चाप है वो उसकी परिधि के बराबर हो गई, साधारण सी बात है। तो चाप उसकी परिधि, और परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, ठीक है, बट्टे त्रिज्या। त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है? इसकी है r। ठीक, r से r कैंसिल कर दी, तो जो संपूर्ण कोण हुआ एक चक्कर लगाने में जो कोण हुआ वो हो गया 2 पाई, अर्थात पाई की वैल्यू होती है 180 अंश। पाई बराबर होती है 180 अंश। ठीक है, तो थीटा, तो थीटा बराबर 2 गुणा 180, अर्थात थीटा बराबर हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अर्थात ये ए से चली और ए पर ही आ गई, तो ये 360 डिग्री चल गई। ठीक है, या 2 पाई रेडियन घूम गई। ठीक, अब देखो ये बात तो हम जान चुके हैं और पढ़ते आ रहे हैं, इसी को पढ़ते आ रहे हैं इतने दिन से। अब हम आप नई चीज देखेंगे, एक घन कोण के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि ये तो 2 डायमेंशनल है, 2D है, ठीक है। अब 3D कोण के बारे में देखेंगे, जिसे कहते हैं घन कोण। घन कोण क्या कहते हैं बेटा? घन कोण, 3D। ठीक है, 3D कोण या घन कोण, 3 डायमेंशनल एंगल। ठीक, अब इसे रफ कर देता हूं। आप साधारण सी बात है, आप समझ ही गए होंगे और आप पढ़ते भी आ रहे हो। ठीक है, अब देखो घन कोण की बात करूं तो किसी ने जोकर की टोपी देखी है? सबने देखी है जोकर की टोपी। अरे बर्थडे कैप होती है ना, वो लगाते हैं, बर्थडे बॉय या गर्ल्स लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उस टोपी कुछ ऐसी ही बनी होती है, शंकु के आकार की, शंकुआकार होती है वो टोपी। ठीक, कैसी होती है? शंकुआकार होती है वो टोपी। एक शंकु की आकार की मान लू। तो देखो बेटा, इसके द्वारा जो यहां कोण अंतरित हुआ वो एक घन कोण होगा। इसकी जो चोटी पर जो कोण बनता है, देखो 3D में दिखाने की कोशिश करूं आपको, तो कैसे दिखाऊं? यहां कोई ऐसा, वैसे आप समझ गए होंगे कि जो चोटी पर जो कोण बनता है उसकी पर, वो बेटा घन कोण होता है। उसमें लंबाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, उसकी चौड़ाई भी, अर्थात वो टोपी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को दिखाता है। ठीक है, अब देखो ये होता है बेटा घन कोण। क्या होता है? घन कोण, 3D एंगल। ठीक,
अब इसकी बात करें तो ये होता है बेटा, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा, किससे, ओमेगा, और ओमेगा बराबर होता है हमारा, उसे थीटा से करते थे, उसे करते हैं ओमेगा से। ओमेगा बराबर होता है, उसमें क्या थी, चाप थी, 2D की बात थी तो चाप थी, इसमें क्या होगा, एरिया होगा, एरिया अपॉन क्या होगा, इसकी त्रिज्या का वर्ग, ठीक है, आर स्क्वायर। ठीक, एक सेकंड में थोड़ी आवाज की दिक्कत आ रही है तो मैं इसे पूरा कर लूं। ठीक, अब आपको समझ में आ रही होगी। तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम छोटे कोण की बात करें तो डी ओमेगा लिख सकते हैं और डी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा कोण छोटा होगा उतना ही कम क्षेत्रफल होगा उसका। ठीक, अगर इसके घनकोण के संपूर्ण की बात करूं, अब वहां तो मैंने संपूर्ण कोण किस में निकाला था, 2 डायमेंशनल में निकाला था, द्विविमीय कोण में निकाला था। इसमें त्रिविमीय कोण या 3D या घन कोण की बात करूं तो संपूर्ण कोण, संपूर्ण ओमेगा कैसे निकलेगा, तो देखो ओमेगा, संपूर्ण ओमेगा बराबर हो जाएगा, ये क्षेत्रफल है, तो बताओ जिसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, तो वो एरिया कैसा हो जाएगा, कोण के रूप में एक गोले जैसा हो जाएगा, स्फीयर। ये वृत्त जैसा था, ये गोले जैसा होगा, इसके फलक होंगे। ठीक, तो जब गोल, यहां क्या था, 2D में लिया था मैंने संपूर्ण निकालने के लिए, संपूर्ण कोण थीटा निकालने के लिए क्या लिया था बच्चा, इसका पूरा जो चाप है, पूरी चाप ली थी, इसकी परिधि के बराबर बैठी थी। यहां ये मान लो ओ है, स्फीयर है ये, और यहां से लेकर यहां तक इसकी दूरी आर है, ए। ठीक है, अब मुझे इसका निकालना है पूरा, ये है वृत्त, लिख दूंगा आपके लिए वृत्त, और ये है गोला, मान लो गोला। ठीक है, अब जैसे पहिया है साइकिल का, वो वृत्त का है, चूड़ियां हैं, और क्या है, कड़ा है हमारा, कड़े पहनते हैं ना वो, तो वो सब क्या है, एक वृत्त की भांति है, जबकि गोला एक गेंद है, फुटबॉल है, ऐसा मान लो। ठीक है, अब इसका मुझे संपूर्ण घनकोण निकालना है, तो इसका मुझे पूरे का एरिया लेना पड़ेगा, और गोले का संपूर्ण एरिया किसके बराबर होता है, जो एरिया है, जो वक्र पृष्ठ कह दें इसे, वो किसके बराबर होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर की। देखो यहां संपूर्ण ओमेगा लिया है तो संपूर्ण ए भी आएगा। ठीक है, अभी मैंने लिखा था ए अपॉन आर स्क्वायर लिखा था। अब यहां संपूर्ण कोण, घनकोण की बात करें तो संपूर्ण एरिया आएगा, और एरिया, संपूर्ण एरिया कैसे क्या होगा, एक गोले के भांति होगा। ठीक है, तो ओमेगा बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अर्थात मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो संपूर्ण गोले का एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, उसमें आर स्क्वायर से भाग दे दिया तो क्या हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, और ओमेगा, संपूर्ण ओमेगा किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। आप समझ गए होंगे बच्चा। ठीक, घन कोण समझ गए होंगे कि जो जोकर की टोपी में की चोटी पर बनता है वो घन कोण होता है। ठीक है बेटा, आप ये बात समझ गए होंगे। अब देखो इसका मात्रक की बात करूं तो उसका मात्रक पढ़ा है हमने क्या, जो 2 डायमेंशनल द्विविमीय कोण है उसका मात्रक हमने क्या पढ़ा है, रेडियन। इसका मात्रक होता है बेटा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक, आप ये बात जान गए होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं इसे रफ कर देता हूं और हम अपने आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आगे हमारा टॉपिक है फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स। ठीक है, तो बेटा ये क्या है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
मेरे कहने का क्या मतलब है कि मान लो एक मैंने ये पृष्ठ बना लिया, ठीक है, पृष्ठ बना लिया, और इससे इस पृष्ठ से, समझना, इस पृष्ठ से और इसका एरिया मान लो ए है, कितना है, ए एरिया का है, ठीक है, ये क्षेत्रफल का है। इसके पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर जाएंगी, आरम पार पास हो जाएंगी, अर्थात बाहर निकल जाएंगी, उनकी संख्या ही विद्युत फ्लक्स के बराबर होती है। जैसे मान लो ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्या हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, या क्षेत्र रेखाएं कह दो, कोई बात नहीं। तो जितनी ये निकल जाएंगी, पास हो जाएंगी, उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो लिखता हूं मैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये वैद्युत क्षेत्र के कारण है वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत क्षेत्र ई होगा, ई मान लेता हूं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इससे बच्चा किससे, इसे फाई से, फाई का निशान ऐसा होता सब जानते हैं, से प्रदर्शित करते, किससे करते हैं बच्चा, फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि एक विशेष स्थितियां लेता हूं कि अगर ये लंबवत बाहर की ओर निकल रही है, इस पृष्ठ से लंबवत, ठीक है, तो फाई इक्वल होता है हमारा ए ई, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है बच्चा, इस क्षेत्रफल के द्वारा, इन बल रेखाओं के द्वारा क्षेत्रफल के साथ बना कोण, ठीक है। अब देखो अगर ये लंबवत निकल रही, अर्थात इसकी दिशा, इन बल रेखाओं की दिशा वही है जो इस क्षेत्र की दिशा है, लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। अगर ये बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकल रही हैं, तब फ्लक्स का मान क्या होगा, तब फाई बराबर ए ई। अब देखो जब लंबवत, जब क्षेत्रफल की और बल रेखाओं की एक ही दिशा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि एक ही दिशा है, समझ रहे हो। तो फाई इक्वल क्या हो जाएगा, ए ई, और कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस 0, ठीक है, क्योंकि थीटा बराबर 0 है। अब जानते हैं हम कि कॉस 0 बराबर क्या है, 1 के होता है, कॉस 0 बराबर 1 के होता है। तो फाई बराबर किसके हो गया, ए ई के हो गया, समझ रहे हो। अगर मान लेता हूं मैं कि ये इसके साथ, क्षेत्रफल के साथ, इसे रफ कर लेता हूं, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक, 1 2 3। अब मैं मान लेता हूं कि ये थीटा कोण पर, मान लो ये सीधी लंबवत नहीं निकल रही हैं, दूसरी विशेष स्थिति लेता हूं कि ये कुछ ऐसा एंगल बना के निकल रही है। तो देखो क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, लंबवत बाहर की ओर, तो देखो क्षेत्रफल की दिशा ऐसे होगी और इनकी दिशा ऐसे है, तो बीच में कितना कोण बना, थीटा। तब हमें कैसे निकालनी है, तब हमें फाई इक्वल ए ई कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमें प्रयुक्त करना है, जहां थीटा क्या है, वैद्युत बल रेखा तथा क्षेत्रफल सदिश के साथ बना कोण है, ठीक। ए क्या है,
इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्योंकि बिना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वैद्युत बल रेखा होंगी ही नहीं। ठीक, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे की बात करें तो इसे मिटा दें। अगर हम जब इसके उसकी बात करें किसकी, मात्रक की, तो देखो फाई इक्वल होता है ए ई। ठीक है, अब देखो ए क्या है, ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ई का तो सब जानते हैं न्यूटन, अरे सब जानते हो यार, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। इसे ही लिख सकता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम लिख सकता हूं। ये इसका मात्रक हो गया, मात्रक। और विमा की बात करूं तो विमा क्या हो जाएगी बेटा, न्यूटन की होती है, न्यूटन क्या है, बल, बल का मात्रक है, और बल की विमा होती है एम एल टी की पावर -2। ठीक है बच्चा, अब देखो मीटर स्क्वायर है, मीटर लंबाई का मात्रक है, लंबाई की विमा होती है एल। यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां भी मैं लगा दूं स्क्वायर। ठीक, अपॉन या स्क्वायर, स्क्वायर अंदर लगा दूं, ठीक है, स्क्वायर। और कूलाम है, कूलाम एक क्या है, आवेश का मात्रक है, और आवेश की विमा होती है ए टी। ठीक, अब देखो इसे सरल करूं तो क्या हो जाएगा, एल का एल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एम एल, 2 पावर ये है, एक यहां है, तो एल की पावर 3 हो गया, टी की पावर -2। ठीक, अपॉन क्या था, एटी। अब एटी की पावर नीचे कितनी है, 1 है, क्योंकि सबका मालिक एक है। ठीक, इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, इनकी जो एक है नीचे प्लस की एक है, इसकी पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा एम। अब देखो एल की पावर 3, टी की पावर -2 पहले से है यहां, और एक और पहुंच गई माइनस की, तो टी की पावर हो गई -3। ठीक है, और ए की पावर हो गई, ए की पावर -1। ये फ्लक्स की विमा निकल कर आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, और मैं इसे रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो फ्लक्स के बारे में हम पूरी तरह से जान गए, पूरी तरह से जान गए। अगर अब हम बात किसकी करें बेटा, अब करते हैं हम अपनी गॉस प्रमेय की बात। गॉस प्रमेय, इसका स्टेटमेंट लिखें तो इससे, तो जो साइंटिस्ट थे गॉस, उन्होंने अपनी एक जो प्रमेय थी वो प्रतिपादित की, उन्होंने एक प्रमेय दी। क्या क्या कहा उस स्टेटमेंट में, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, क्या कहा, किसी, लिखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक, कुल फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित
उपस्थित आवेश, आवेश मान लेता हूं क्यू नॉट, आवेश की मात्रा है क्यू नॉट का 1/एप्सिलॉन, 1/एप्सिलॉन गुणा होता है, या नॉट मत मान लो तो क्यू मान लो, कुछ भी मान लो, आवेश एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। ठीक है बेटा, ये कहा था। मान लेता हूं कोई बंद पृष्ठ है, कोई मान लो ये बंद पृष्ठ ले लिया मैंने, ये कोई बंद पृष्ठ है वो क्लोज, ठीक है। इससे जितने क्या था, इस पर मान लो आवेश की मात्रा Q है, तो उन्होंने क्या कहा था, या बंद पृष्ठ है तो कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। और मान लो इस पर आवेश की मात्रा कितनी है, Q है, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका इस Q का 1/एप्सिलॉन गुना होगा, तब इसके तो क्या होगा, फ्लक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा Q/एप्सिलॉन। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और सूत्र है, आप यहां तक नोट कर लीजिए। इसकी डेरिवेशन हम अगले पार्ट में अपने में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छा करिए, बेहतर बनिए। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।